तो ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। और चैप्टर बहुत ज्यादा टाइम ले गया। अब ये देखो कि हमने दो, ठीक है, इससे नीट आईआईटी वगैरह इन सब में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को जो है अच्छे से एक्सप्लोर करके बुक्स वगैरह में देख देख के और बढ़िया से नोट्स इसके बना रखे हैं। तो एनसीईआरटी इसको इतना नहीं पूछती, एनसीईआरटी में इतना ज्यादा ये है नहीं कॉन्सेप्चुअल, इसके इतने कॉन्सेप्ट्स नहीं है। न्यूमेरिकल भी एक आधा न्यूमेरिकल आपको दिखेगा, बस एक न्यूमेरिकल है एरिनियस इक्वेशन पे, लेकिन हम जो है पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। आप ध्यान से इसको सुनना। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन पीडीएफ बना के जैसा देता हूँ वैसे ही आपको फिर से पीडीएफ बना के क्वेश्चन दे दूंगा, एक नहीं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन एरिनियस इक्वेशन के, आप सॉल्व करना, ठीक। तो कोलिजन थ्योरी क्या है, इसके बारे में पहले भी मोलेक्युलरिटी जब हमने पढ़ाया था आपको, तब थोड़ा सा हमने आपको बता दिया था, आज फिर से बताते हैं। बेसिकली ना बेटा, ये जो थ्योरी है ये गैस के लिए बनी है, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा बात करती है, ठीक है। तो गैस थ्योरी को आपको, गैस को इनको ध्यान रखना है ज्यादातर। दूसरी बात, ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है बेटा आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। अब ये कहां मिलेगा जी, ये आपको मिलेगा बेटा चैप्टर 5। जब आप चैप्टर 5 में जाएंगे, आपका वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास में, तो वहां पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ याद है आपको 8-9 बुलेट्स थे कि वो सॉलिड स्फीयर होते हैं, रिजिड स्फीयर होते हैं, ऐसे करके 8-9 बुलेट्स थे। तो वहीं से ये थ्योरी उठाई गई है। ऑल्दो इस कोलिजन थ्योरी को जो आप बड़े लेवल पे पढ़ने जाते हो तो उसमें बहुत सारा एक्सप्रेशन, इक्वेशन, ग्राफ, डेरिवेशन बहुत सारे हैं, लेकिन 11th-12th के लेवल पे इतना कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ इसके थ्योरेटिकल टॉपिक है, वही हमें कवर करना है, ठीक है जी। अच्छा, बेस किस पे है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है। और इसमें थ्योरी में मेन जो हाईलाइट था वो हाईलाइट ये था कि ये गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, गैस का मॉलिक्यूल, इसको ये रिजिड स्फीयर मानते हैं, रिजिड स्फीयर, ये ऐसा रिजिड स्फीयर एकदम, ठीक है। अब स्फेरिकल हो चाहे ना हो, ये सारे मॉलिक्यूल्स को स्फेरिकल मानते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर आपका कोई ए नाम का और बी नाम का मॉलिक्यूल और सी बनाता है, तो ये कोलिजन थ्योरी मेन ये कहती है कि आपका ए का जो रिजिड स्फीयर है और आपका बी का जो रिजिड स्फीयर है, इन दोनों को टक्कर मारनी होगी, इन दोनों को आपस में कोलिजन करना होगा, और तब जाके बेटा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, दैट इज सी में। ये कोलिजन थ्योरी का मेन मुद्दा है, ठीक। लेकिन बेटा जो ये कोलिजन मारेंगे या कोलाइड जो ये करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टक्कर से, कभी भी टक्कर से जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ऐसा होता ना, तो आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर एक कंटेनर आपने लिया, लेट्स से ये रहा कंटेनर, ये आपने कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में मान लीजिए आपने बहुत सारी गैसेस भरी हुई है बेटा। अब आपको भी पता है कि गैसेस का ना बहुत रैंडम मोशन होता है, जिगजैग 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 मोशन करती रहती है। तो अगर ऐसा जिगजैग मोशन करती है तो टक्कर मारेंगी, और अगर टक्कर मारेंगी तो जैसे ही आपने गैस किसी कंटेनर में भरी, उन्होंने टक्कर मारना चालू किया, तुरंत वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई हो जाएगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जब हमने करके देखा प्रैक्टिकल, तो ऐसा हुआ नहीं। हम सोच रहे थे कि भाई टक्कर होगी, फटाफट प्रोडक्ट बन जाएगा, खत्म, रिएक्शन सारी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रिएक्शन इतनी भी फास्ट नहीं निकली। तो हमने वहां से क्या कंक्लूजन निकाला, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि कोलाइड है, या इसको जो कोलिजन आप कह सकते हो, कोलाइड और कोलिजन, ये दो तरीके से होता है। एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, एक होता है इनअफेक्टिव कोलिजन, इनअफेक्टिव या नॉट इफेक्टिव, जो आपका मन करे, मतलब इफेक्टिव का जो अपोजिट आप बनाना चाहें वैसे बना लीजिए। इफेक्टिव कोलिजन की भी बेटा दो कैटेगरी इन लोगों ने रखी है। पहली कैटेगरी तो है एनर्जी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर, और दूसरा है बेटा ओरिएंटेशन। जरा ध्यान से सुनिएगा, ओरिएंटेशन फैक्टर। यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए आपको इन दो फैक्टर्स के बारे में और पता होना चाहिए। ये दो फैक्टर्स की जानकारी होगी तब आपको इफेक्टिव की जानकारी होगी, और तब आप कहेंगे कि हाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका कोलिजन थ्योरी का। अब मैं आगे बुलेट्स बढ़ा रहा हूँ, और आगे अब मैं आपको बताता हूँ कि एनर्जी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। इसे मिटा रहा हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अदरवाइज मैंने लिख दिया है नोट्स में अच्छे से, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर जरा ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी फैक्टर क्या है। एनर्जी फैक्टर ये कहता है कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है H2, ये H और H, दो H2 मॉलिक्यूल है ना, यहाँ लिख देता हूँ H2 मॉलिक्यूल, और कोई I2 मॉलिक्यूल है, ये I और I, I और I। बेसिकली तो आपको I का गोला बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि I का साइज बहुत बड़ा होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन ग्रुप 17, तो आयोडीन का साइज बड़ा है। तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि आयोडीन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, पर फिर भी हम इसको
ऑलमोस्ट सेम स्फीयर बना रहे हैं, सेम साइज की। अब जब आप इसको प्लस करोगे बेटा, तो ये इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा, मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करेंगे। और जब मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करेंगे तो ये थ्योरी कहती है कि ये लोग जब टक्कर मारते हैं तो बीच की एक अवस्था आ जाती है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एच एच आई और आई जब टक्कर हुई, इसको कहते हैं बेटा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ठीक, इंटरमीडिएट स्टेट, ये इसका नाम है, इंटरमीडिएट स्टेट। आराम से देख लीजिए। या फिर इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये कहा गया है कि ये ना बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। यहां मैं लिख देता हूं कि हाईली अनस्टेबल होता है। अब मेरे ख्याल से तो आपको पता होगा कि कोई मॉलिक्यूल या कोई भी चीज अगर हाईली अनस्टेबल है तो मैं पूछूंगी उसकी एनर्जी कितनी है, तो आप बताइए एनर्जी लो होगी या एनर्जी हाई होगी? अगर वो अनस्टेबल है तो हाई होगी सर। हाई होगी, है ना, एनर्जी तो हाई होगी। चलो देखते हैं, इसका इस पॉइंट का आगे इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए तुमसे मैंने पहले ही तुम्हारे मुंह से निकलवा लिया कि एनर्जी हाई होगी, हाई एनर्जी। यहाँ मैंने लिख दिया हाई एनर्जी। उसके बाद बेटा क्या होता है कि ये अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से ब्रेकिंग हो जाती है और H और I प्रोडक्ट बन गए, और बेटा एक और H और I प्रोडक्ट बन गए। ये कोलिजन थ्योरी के बुलेट्स हैं जो कि आपको समझाते हैं एनर्जी फैक्टर कैसे काम करता है। फिर से बता देता हूँ कि दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर मारते हैं, टक्कर मार के एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो इस अवस्था में वो रह नहीं सकता, तो यहाँ से हाई एनर्जी भी इसकी होती है, तो वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है। ये रहा प्रोडक्ट, ये बन गया आपके 2HI, 2HI के मॉलिक्यूल्स बना दिया आपने। ये है एनर्जी फैक्टर। अब इसको जरा थोड़ा सा ग्राफ से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ना ग्राफ बड़े अच्छे ग्राफ है। आपको पहले ग्राफ जो है, ग्राफ के नाम में आपके दिमाग में छपा हुआ है एक्स वाई, एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट, 2,3 2,5 ऐसे करके आप डिनोट करते हो। तो इस चैप्टर में बड़े अच्छे ग्राफ आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ सेकंड चैप्टर जो सॉल्यूशन है उसमें भी बड़े अच्छे ग्राफ है समझने वाले, है ना। तो जो ग्राफ को ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेटेट कर पाएगा, समझ पाएगा, उसी की केमिस्ट्री अच्छी बनती है आगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। बस ये ध्यान रखना कि जब मैं बोलूं इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी कितनी है तो आप हाई बोलोगे बस, ठीक है। चलिए इसे मिटा रहा हूं। अब देखिए, एक ग्राफ बनाते हैं बेटा। ग्राफ को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये रहा आपका ग्राफ है रिएक्शन प्रोग्रेस। इधर मैंने लिखा है रिएक्शन प्रोग्रेस। अभी रिएक्शन प्रोग्रेस क्या होता है? एकता कह रही है रिजिड स्फीयर के बारे में बता दो। बेटा कुछ नहीं, रिजिड स्फीयर का मतलब है वो गैस के मॉलिक्यूल को एक रिजिड टाइट स्फीयर जैसा मानते हैं, बस कंचे जैसा। ओके ठीक। रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब है बेटा कि इस एक्सिस पे आपको ये दिखाया जाएगा कि कैसे कोई चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट होगा और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे प्रोडक्ट मिलेगा आपको। फिर से सुन लीजिए, रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो इस तरफ रिएक्टेंट होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस एक्सिस पर आपको प्रोडक्ट मिलता जाएगा। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ बेटा एनर्जी। आप एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स बेटा रिएक्टेंट के भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दो तरीके के हमारे पास, एक रिएक्टेंट के हैं और मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के भी हैं, HI, है ना। अब सुनिए, रिएक्टेंट की कुछ तो एनर्जी पहले से ही रही होगी भैया, H2 और I2 लगातार कंटेनर में घूम रहे हैं तो कुछ एनर्जी तो इनके पास होगी। तो लेट्स से कि ये रही इनकी एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इनकी एनर्जी है H2 की और I2 की, ये एनर्जी यहाँ पे है ना। इसको आप बोल सकते हो बेटा ER। नाउ व्हाट इज ER? ER का मतलब है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा जब इनकी आपस में टक्कर हुई तो इन्होंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो है हाई थी या लो थी? हाई थी। हाई थी। तो बेटा आप मुझे बताओ, यहाँ से जो कर्व है ये कर्व नीचे जाएगा या ऊपर उठेगा? ऊपर उठेगा। तो बेटा कर्व ऊपर उठा 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 यहाँ नीचे आएगा। ये जो इसका पीक है ना बेटा, यानी कि यहाँ पे है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यहां से ये लोग अपने वापस से टुकड़े करते हैं, जो चार बॉल्स चिपका दी थी मैंने अभी यहाँ डायग्राम में, टुकड़े करते हैं और उनकी एनर्जी फिर स्लो स्लो कम हो जाती है। अब कम होने के ना बेटा दो चांस हैं, या तो कम होके यहाँ रुक जाएगी, इसको कहेंगे प्रोडक्ट, यहाँ बनेगी,
या बेटा कम होके इससे नीचे चली जाएगी, किससे, ER से। एक थोड़ा और नीचे कर दूं, ये लो यहाँ पे। तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम तो होगी, यहाँ पे आके भी रुक सकती है और यहाँ पे आके भी रुक सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। कैसे पता चलेगा एक्सो एंडो, अभी बताते हैं, हाल फिलहाल यहाँ ध्यान रखिए बस। अब टर्म्स नए नए आएंगे तो थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक बच्चों। ये ER हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो EP, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ भी आप लिख सकते हो EP, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की मैं पूछूं कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है इस केस में, तो आप कहेंगे सर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है, क्योंकि एनर्जी का एक्सिस ऊपर है। तो बेटा यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा H बताइए, डेल्टा H मतलब क्या होता है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, अगर आपको याद हो थर्मोडायनेमिक्स में तो कहते थे हम कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, या ऐसे इस केस में EP माइनस ER बोलते हैं, है ना, इंथैल्पी ऑफ या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जब आप यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करेंगे तो आप देखते हैं कि ये ऊपर है, ये नीचे है, देखो ना, इसकी वैल्यू यहाँ लगा लो, ये लो, ये देखो, ये आपका EP है, तो EP ज्यादा है, ER कम है, तो बेटा इसकी वैल्यू जो है वो आएगी बेटा पॉजिटिव। और आपको भी पता है कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो बेटा ये ग्राफ एंडोथर्मिक का था। अब अगर ये नीचे आ गया है तो आप देख सकते हैं कि ER ऊपर है, EP नीचे है, तो इस केस में जब आप डेल्टा H निकालने जाएंगे तो EP माइनस ER का आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब है बच्चों ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का है। होपफुली समझ गए आप एंड और एक्सो का चक्कर। अब आगे सुनिए, इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास पहले से थी, इतने तक उन्हें पहुंचाना था, तो जरा ध्यान से देखे ना, यहाँ पे ये जो गैप है ना, ये इस गैप को कहते हैं बेटा EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड से जा रहा है तो आप कह सकते हो इसको, मैं लिख देता हूं EA रिएक्टेंट, EA रिएक्टेंट, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। मतलब अगर रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी थी, इतनी और प्रोवाइड कर दूं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और फिर वहां से बेटा वो फटाफट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। उसके बाद बेटा अगर आप यहां से देखो, ध्यान से देखना, इसी एक ही ग्राफ में कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ समझा पाऊं, अगर ज्यादा खिंचपिच हो जाएगी तो हम दोबारा ग्राफ बना लें, ठीक। अब ये चलो दोबारा बना लेते हैं, इतना समझ लो तुम बस, एंड तो समझ लिया तुमने, एक्सो समझ लिया, ER समझ लिया, एक्टिवेशन एनर्जी समझ ली, और ये एक्सिस को कैसे देखना है, पढ़ना कैसे ग्राफ को, ये तुमने समझा दिया। अब मैं एंडो और एक्सो अलग अलग कर देता हूँ, अलग अलग पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसे टेक स्क्रीनशॉट, क्या है लिखा हुआ है सारा, छोड़ दो इसे, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा सर ये आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद दो दो EP कैसे बना दिए? बेटा ये दो में से कोई एक है, या तो वो ये रहेगा या वो ये रहेगा, मैं दो नहीं कह रहा, अलग अलग बना रहा हूँ। अब इसीलिए मैं एंडो को अलग बना रहा हूँ, एक्सो को अलग बना रहा हूँ। ये एक ही ग्राफ में मैंने दोनों मर्ज कर दिए कि अगर एंडो वाला रिएक्शन होगा तो यहाँ आके रुक जाएगा, एक्सो वाला रिएक्शन होगा तो ये वाला ग्राफ सही, फिर ये वाली लाइन मत पढ़ना, ठीक है। आगे जी ये समझ नहीं आया अभी भी? यस सर। और सर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है, मतलब वो अनस्टेबल है स्टेबल है, ये कैसे पता लगा? बेटा क्यों इसलिए पता चला क्योंकि उसने अपने आप को उस रूप में नहीं रखा, उसने तुरंत अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो कोई चीज अगर बदल रही है तो जरूर इसका मतलब वहां पे हाई एनर्जी होगी, तभी तो वो अपने आप को लो एनर्जी में कर रही है। थर्मोडायनेमिक्स हमने यही तो पढ़ा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी। ओके सर, ओके। इसलिए हमें पता चला कि इंटरमीडिएट जो है, और इंटरमीडिएट बहुत कम समय के लिए बनता है, बहुत कम, 10⁻14, 10⁻16 सेकंड तक बनता है। अब तुम समझ लो 10⁻16 सेकंड कितना छोटा टाइम, तो उतने तक बनता है, ठीक। आगे सुनिए, अब मैं आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या कोई स्टेज है क्या रिएक्शन में? हाँ ऐसे कह सकते हो, कोई स्टेज है, एक पर्टिकुलर स्टेज है जहां पे वो बहुत ज्यादा एनर्जी में आ जाता है और फटाफट उसको एनर्जी रिलीज करनी है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सुनिए, मैं एंडो का ग्राफ बना रहा हूँ, सिर्फ एंडो का बनाऊंगा, एक्सो का आप नोट से खुद पढ़ के समझेंगे, तो मैं एंडो में सारी डिटेल डाल देता हूँ, फिर आप एक्सो का खुद पढ़ना। देखो एंडो का ग्राफ ये रहा, यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस लिख लो, रिएक्शन प्रोग्रेस, और यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए एनर्जी, ठीक, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब पहले आपकी एनर्जी इतनी थी, लेट्स से ER, ये आपका ER है, ER मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी। अब एनर्जी कैसे प्रोवाइड करोगे, वो फैक्टर्स हैं हमारे पास, टेम्परेचर वगैरह से एनर्जी। ये भी अच्छा है ना कॉन्सेप्ट, बता दूं साथ साथ। ये एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, किसको, रिएक्टेंट को, क्यों, ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक बना ले। वो आप बेटा प्रोवाइड करोगे दो तरीके से, या तो कैटलिस्ट से या फिर बेटा टेम्परेचर से। तो अभी हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद अगला टॉपिक यही सब है। तो हाल फिलहाल वैसे मैंने आपको बता दिया। तो जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ से, और फिर ये यहाँ पे आके रुकेगा, दैट इज ईपी। ये है आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी देखो कितनी, ठीक है जी। अब बच्चों यहां से लेके यहां तक ये जो एनर्जी है ना, इसको कहते हैं आप, या इसको यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख लो, एक ही बात है ना। इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। तो यहां लिख देता हूं ई ए रिएक्टेंट। ये ई ए रिएक्टेंट क्या है, यहां आर लिख देता हूं ऐसे करके। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। सिमिलरली अगर मैं देखूं कि बेटा इस लाइन को ऐसे खींच दो और इस लाइन को ऐसे खींच दो, यहां से लेके यहां तक जो गैप है, अगर मतलब प्रोडक्ट बन गया है, आप प्रोडक्ट को वापस एक्टिवेशन एनर्जी देकर यहां तक ले आओ तो वापस रिएक्टेंट बन जाएगा। यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन। हालांकि बैकवर्ड रिएक्शन को आपको पढ़ना नहीं है, पर इंफॉर्मेशन के लिए आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक न्यूमेरिकल में देखा कि आईटी वगैरह में इससे भी आया होगा, तो क्या पता आपके काम आ जाए। तो यहां से जब आप वापस चढ़ोगे तो इसको भी आप कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन ये प्रोडक्ट के लिए। तो आप यहां लिख देंगे ई ए और ये लिख देंगे आप प्रोडक्ट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट। बेसिकली बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी आप इसे कह सकते हो। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों, उसके बाद यहां से लेके यहां तक, यहां तक मतलब जीरो एनर्जी लेवल से लेकर यहां तक को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी यानी इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को। थ्रेशहोल्ड मतलब याद करो 11th क्लास में सिखाया था, बैरियर होता है इसका मतलब है, तो रिएक्टेंट को हाँ इतनी एनर्जी तक तो पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो क्या हमारा रिएक्टेंट पूरा थ्रेशहोल्ड एनर्जी को गेन करता है? ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना। क्या हमारा रिएक्टेंट सारी थ्रेशहोल्ड एनर्जी को गेन करके तब प्रोडक्ट बनाता है? आप कहोगे नहीं, रिएक्टेंट के पास पहले से ही कुछ एनर्जी है। देखो इतनी एनर्जी तो उस पर ऑलरेडी है, सिर्फ उसको इतनी और चाहिए। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी टोटल होती है और एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होती है। तो कोई आपसे पूछे एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताओ, तो आप कहना कि द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required by reactant to convert into product is known as activation energy। बाकी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है डेफिनेशन, ठीक है जी। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी नहीं चाहिए इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए सिर्फ। इस पर खुद की कुछ एनर्जी पड़ी हुई है, ठीक है जी। और बस इतना ही था मेरे ख्याल से। तो अब इसके लिए वो देख लो, मैं पूछूं बेटा डेल्टा एच बताओ, तो आप कहोगे सर ईपी माइनस ई आर, दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि ईपी ऊपर है एनर्जी के एक्सिस पे और ई आर नीचे है। अच्छा, और जरा ध्यान से देखना, ये जो गैप है बेटा, यही गैप तो डेल्टा एच है। बोलिए हाँ है ना, जल्दी बोलिए, यही गैप डेल्टा एच है कि नहीं? यस सर। ना, अरे भाई ये रहा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रहा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यही तो गैप है डेल्टा एच के बराबर। और बेटा यही गैप जो है, जरा ध्यान से देखना, यही गैप जो है एक्टिवेशन एनर्जी का भी है। ये रिएक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये रिएक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो सर ये कितना है? तो आप कहेंगे सर ई ए फॉर प्रोडक्ट माइनस ई ए फॉर रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपका मैंने पेपरों में देखा हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ उतार दिया, ठीक है। यहाँ यार इसमें दिक्कत ये है कि इसको में ना व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, सारी नोटिफिकेशन आ जाते हैं। हाँ जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी आप लिख सकते हैं डेल्टा एच को, और पॉजिटिव तो है ही, वो एंडोथर्मिक के लिए रिप्रेजेंटेशन होगा कि एंडोथर्मिक क्यों है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉरी ये प्रोडक्ट है ना,
अगर नहीं डेल्टा एच को आपको पॉजिटिव लिखना है बेटा तो यहाँ रिएक्टेंट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, बोलो हाँ है ना। अगर डेल्टा एच को आपको पॉजिटिव करना है यस सर। तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो ERP लिखा है। हाँ सर, रिएक्शन बढ़ाना। यस सर। फॉरवर्ड डायरेक्शन और इसको मैं लिख रहा हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। यही था बच्चों एंडो का पूरा ग्राफ। सिमिलरली सारे टर्म्स कंडीशन जितने हैं सबके सब एक्सो में लग जाएंगे। और इस प्रकार से बेटा कोलिजन थ्योरी का जो पहला फैक्टर है एनर्जी फैक्टर वो खत्म होता है। ठीक, इसे देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ओरिएंटेशन पे जाता हूँ। चलिए हमें सर ओरिएंटेशन हर पे टाइप जाते की हैं। केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता जी 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 जी, हर टाइप की रिएक्शंस में एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता ही बनाता है। अरे ये कुछ वैसा ही है, रिएक्शन जो है एक बीच की अवस्था है। में सर आती है, जैसे डिकम्पोजिशन आप लोग रिएक्शन हैं। के अंदर हाँ, डिकम्पोजिशन में भी एक अवस्था आती है जब बॉन्ड जो है एकदम वीक हो गए होते हैं, बस टूटने वाली अवस्था पे होते हैं, तो उस अवस्था में वो फिर टूट जाते हैं। ठीक ओके है, सर। मिटा रहा हूँ इसे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपकी लाइफ है, तो आप अभी हैं बचपन में, ठीक, तो बचपन हो गया आपका रिएक्टेंट। जब आप एकदम सक्सेसफुल इंसान हो जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ये सक्सेसफुल इंसान बन गया। उसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसे आप कहते हो टीनेजर्स। एक्चुअली में तो आप टीनेजर्स में आ चुके हो ना सर? यस सर। हाँ सर। पता है टीनेजर्स क्या होते हैं, नहीं पता? हाँ हाँ सर, सर, वो 13 से teenagers। 19। हाँ, टीनेजर्स मतलब जिसकी एज में टीन लगता हो पीछे, है ना, 13 14 15 16, तो टीनेजर्स तो आप हो। तो यही आपकी अभी ट्रांजिशन स्टेट है बेटा। अब ट्रांजिशन स्टेट में जितनी आपकी एनर्जी हाई होगी आपका प्रोडक्ट भी उतना सक्सेसफुली निकलेगा। आपकी एनर्जी हाई नहीं है, अभी मौज ले रहे हो, मस्ती ले रहे हो, जरा वेट करो 5 साल 7 साल बाद आप देखना आपका क्या हाल होगा, है ना, क्योंकि कोई रुका हुआ नहीं है आपके लिए। जिससे आपने वादे करे हुए कि तू रुक मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, सब रह जाएगी नहीं। चलो अब बेटा अगला फैक्टर पढ़ाने जा सर रहा हूँ मैं आपको। हाँ बेटा बोलो। सर जो एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, पर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। तुम समझी नहीं। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है बेटा, बोलो हाँ है ना। यस ठीक, सर। अब रिएक्टेंट की एनर्जी जो है जब ये आपस में घूम रहे होंगे ना, तो आपस में घूमते घूमते टक्कर मारेंगे। अब टक्कर मारने पे इनकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक, और बढ़ के इनकी एनर्जी फिर कितनी तक पहुंच जाएगी। अब जब हाई एनर्जी में पहुंच जाएगी तो ये हाई एनर्जी में रहना नहीं चाहते, तो ये अपने आप को लो एनर्जी में करना चाहेंगे। अब वहां से दो ऑप्शंस बनते हैं, या तो ये वापस इस तरीके से आ जाए या फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब भाई हाई एनर्जी पर पहुंच चुके हो तो आप यहाँ से नीचे भी तो आ सकते हो वापस, और नहीं तो वापस इस तरफ जा सकते हो। तो अगर आप इस तरफ चले गए तो कहलाएगा प्रोडक्ट, और वापस आ गए तो कहलाएगा कि भैया रिएक्टेंट ही रह गया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो सर ऐसा कब होगा कि ये वापस आ जाएगा? होगा अब ये जो सेकंड फैक्टर है ना ओरिएंटेशन फैक्टर, उसमें आपको दिखाऊंगा होगा। ठीक है, तो आप बोलो क्या पूछ रहे हो जिया। सर वो जो आपने दो इक्वेशंस लिखी थी ना डेल्टा एच के लिए, मैं हाँ वही बोल रही थी कि आपने बेटा तो एक इक्वेशन में लिखा था। देखो देखो, ये मैंने एक लाइन खींची और मैंने एक लाइन ये खींची, यहां से यहां तक का जो गैप है ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, बोलो हाँ है ना। यस सर। और बेटा यहां से यहां तक का जो गैप कहलाएगा वो कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट। ये तो मतलब अगर आपको प्रोडक्ट को ना आप इतनी एनर्जी दे दो, ये इतनी, अगर आप प्रोडक्ट को इतनी एनर्जी दे देते हो तो रिएक्टेंट बन सकता है। और अगर आप रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दे सकते हो ये गैप के बराबर, तो वो प्रोडक्ट बन सकता है। हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो 100 जूल है, 100 जूल एनर्जी थी रिएक्टेंट, यहाँ ले लो 400, और इस वाले एक्सिस पे ए यहाँ आप ले लो 300। ठीक, तो 100 है, अगर आप इसको 300 जूल का पकड़ा दो, ये 300 जूल है गैप, 300 जूल, अगर रिएक्टेंट को 300 जूल पकड़ा दोगे तो वो यहां तक पहुंच जाएगा। इसके बाद उस पर चॉइस है कि यहां आऊं या वापस चला जाऊं। तो हाल फिलहाल हम वो वाला केस पढ़ रहे हैं जिसमें वो यहां जाता है। सर यहां कब आएगा वो भी बताऊंगा, थोड़ी देर वेट करो, फिलहाल वो यहां आ जाएगा।
यहाँ आने पे देखना कि 400 जूल थी, यहाँ आने पे उसकी रह गई 300, तो 100 जूल जो है वो रिलीज कर चुका है, 100 जूल रिलीज कर चुका होगा, तब जाके 300 जूल पे आके टिका। कैसे पता चल रहा है 300? देखो एक्सेस पे। अब इस टाइम इसकी एनर्जी है 300 जूल। अगर बेटा आप इसमें फिर से प्लस कर देते हो 100 जूल, अगर आप इसको वापस से 100 जूल दे देते हो तो ये फिर से 400 होने के लिए वापस यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ से फिर रिएक्टेंट बन जाएगा। तो सर क्या ये यहाँ पहुंच के वापस यहाँ नहीं आ सकता? आ सकता है। जैसे रिएक्टेंट यहाँ पहुंच के यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, वैसे ही बच्चों प्रोडक्ट भी 100 जूल को खाकर यहाँ पहुंच जाएगा। और इसका इस पे फिर दो ऑप्शन है कि रिएक्टेंट बनूं या वापस प्रोडक्ट बनूं। आए ना? अब भी नहीं आए क्या? यस यस ओके। सर, समझा। इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए और बी ने रिएक्शन करी, सी बनाया और हीट बनाया, ये हीट रिलीज हो गया, ये हीट रिलीज हो गया। अब याद करो, अगर ये बर्तन बंद होता है तो यही हीट बाहर नहीं जा सकती। सी इस हीट के साथ जुड़ के क्या करता है बताओ जरा। रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाता है सर, वापस बैकवर्ड हो जाती है। हाँ, सी इस हीट को जोड़कर अपने साथ वापस ए और बी बनाने लगता है, इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते थे। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट की एनर्जी अब 100 जूल अगर तूने इसे फिर से पकड़ा दी तो 400 हो जाएगी, 400 का मतलब उसे वापस यहाँ आना पड़ेगा। अब यहाँ से उस पर दो चॉइस है, यहाँ उतर जाए या वापस से प्रोडक्ट बन जाए। तो ये हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो तो सर इक्वेशन ये जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है उनमें क्या बीच में रह जाता है वो रिएक्शन? क्या बीच में जाता है? एनर्जी? हाँ। नहीं नहीं, अब उसमें तो ये उसमें ये होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी है फिक्स, प्रोडक्ट की हो गई अपना, ठीक। अब वो सर माइक ऑफ हो गया। बाहर नहीं जाने दिया तो एनर्जी इन्हीं के घूम घूम के वापस इनको बनाती रहेगी इक्वल स्पीड से। ओके। ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है, एज सच आप मान के चलोगे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली नहीं है, वरना आपको थोड़ा दिक्कत होगी फील करने में। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक बार बेटा नोट से पढ़ोगे ना सब समझ आ जाएगा। 2 मिनट रुको, आपको मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, आपने कभी नोटिस करा ही नहीं ना। मुझे कभी किसी ने बच्चे ने बोला, मुझे बस पिछले साल के बैच ने बोला कि सर आप बहुत डिटेल में पढ़ा देते हो, इतना पेपर में आता भी नहीं। तो आप एक बार नोटिस करना, नोट्स में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इतना आपके पेपर में काम भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यही सोच के पढ़ाता हूँ कि बच्चा अगर कल को नीट में बैठे या IIT में बैठे बिना कोचिंग के, तो उसको ये ना लगे कि यार 11th 12th मेरी बेकार हो गई। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा देता हूँ कि बच्चे कुछ तो लगे कि हाँ यार मेरे को कुछ तो आता है, ठीक। प्रैक्टिस करूंगा या कोचिंग लूंगा या दोबारा से अच्छे से पढ़ूंगा तो हो जाएगा, है ना। चलो, सेकंड फैक्टर है बच्चों ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, अगर क्लास खत्म हो जाती है 40 मिनट की तो भाग मत जाना, वापस आ जाना। ओरिएंटेशन फैक्टर, अब ओरिएंटेशन फैक्टर को समझाने के लिए जरा मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। सी के साथ यहाँ Br चिपका हुआ है, यहाँ H चिपका हुआ है, यहाँ H चिपका हुआ है, यहाँ H चिपका हुआ है, क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। और यहाँ पे खड़ा हुआ है बच्चों OH माइनस। OH माइनस को प्यार है प्लस चार्ज से, तो प्लस चार्ज तो उसको दिख रहा है यहाँ पे, तो बेटा वो हमला करने आएगा और दो तरीके से हमला करने आ सकता है। यहाँ से भी हमला करने आ सकता है और यहाँ पीछे से भी हमला करने आ सकता है, पीछे से। तो आप मुझे बताइए कि जब वो सामने से हमला करने जाएगा क्या उसको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा? यस सर। यस सर। यस सर। करना पड़ेगा, है ना। उसे सामना करना पड़ेगा किसका? Br माइनस। ब्रोमीन। तो बेटा इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब सही जगह से हमला नहीं हो रहा है, सही जगह से मॉलिक्यूल टकरा नहीं रहे, और इसको हम कहेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन Br के बीच में से भी जा सकता है। इसके बीच में से H और Br साइड में जो है। बेटा आपने तो इस मॉलिक्यूल को एकदम असली समझ लिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जब Br चला जाता है, Br जब निकलने वाला होता है तो ये ऐसा बन जाता है। अब मुझे ना तुम पूरा डिटेल में ले आते हो, फिर मेरे को थोड़ा वैसा लगता है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो ये कुछ ऐसा बन जाता है बेटा, ठीक। मतलब अभी Br जस्ट निकल ही रहा है, मैंने पूरा नहीं निकाला, हल्का हल्का सा Br निकल रहा है। तो ये जो है ना, ये एक प्लेनर स्पीशी है। कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्पीशी होती है। प्लेनर क्या होता है? यानी कि ये पूरा मॉलिक्यूल जो है इस प्लेन पे है। अब इसका एक p ऑर्बिटल खाली हो चुका है, ये प्लस का चार्ज है ना, यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन लेके जो ब्रोमीन भागा है, इसका p ऑर्बिटल खाली हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 हो गया। 3 सिंगल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हमने सिखा रखा है।
तो sp2 है, तो तीसरा p कहाँ गया? तो तीसरा p देखो ये रहा, एक ऊपर और एक नीचे, दो डंबल होते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे। अब ऊपर वाले पे समझना कि ब्रोमीन sir. चिपका और ब्रोमीन यहाँ चिपका था, ब्रोमीन जस्ट जा रहा है, अभी निकला नहीं है पूरी तरह, जस्ट जा रहा है। और OH माइनस यहाँ खड़ा है, लेट्स से यहाँ खड़ा है, ये यहाँ सामने एकदम। तो OH माइनस अगर यहाँ से हमला करने आएगा तो Br उसे मिल जाएगा रास्ते में, तो वो सोचता है कि मैं पीछे से आ जाऊं, पीछे से। तो वो मैं समझाना चाह रहा था। क्या अब भी नहीं आया समझ, या अभी भी आपको डाउट कि अब आ- H और मैं B? समझ गया सर। अब आ गया। अब आ गया। तो चाहते हो तुम कि हर हमेशा हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, तो इसलिए बच्चों इसको कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, और यही है बच्चों ओरिएंटेशन फैक्टर। यही है ओरिएंटेशन फैक्टर कि मॉलिक्यूल्स को एक परफेक्ट डायरेक्शन में अपने आप को टकराना पड़ेगा, तब जाके उनका जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक, और यही मैंने आपको मार्कर से भी समझाया था एक बार, कि जैसे ये दो मार्कर है, अगर ये ऐसे टकराते हैं एकदम बीचों बीच, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। अगर इन्होंने ऐसे टकराया, ऐसे टकरा गए, ऐसे टकरा गए, ऐसे टकरा गए, ये सारा इम्प्रॉपर हो गया, सब इम्प्रॉपर। ऐसे भी टकरा गए ना आधा आधा, देखो आधा आधा, तो भी नहीं होगा, पूरा होना चाहिए ऐसे। तो इसको कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों अब आपको याद होते एक टॉपिक